की तरफ बढ़ते हैं। अगेन जैसे हमने मोल इक्विलिब्रियम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स लिए थे वैसे ही इनको भी लेंगे। क्वेश्चंस की देखो तुम्हें स्टेटमेंट वाइज फ़िलहाल अभी नीड नहीं है। जहाँ पे स्टेटमेंट की नीड पड़ेगी वहाँ पर मैं स्टेटमेंट्स को ऐड करके न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगी। बट फिलहाल द प्राइम कंसर्न ऑफ अस इज़ दैट कि आपको एक क्वेश्चन को हैंडल करता आना चाहिए। तो ऐसे में अगर मैं अभी स्टेटमेंट्स वगैरह देकर स्टेटमेंट्स को रीड कर करके अगर तुम्हें सिखाऊं कि अच्छा देखो इससे ऐसे वैसे, तो थोड़ा सा उसमें मेरे हिसाब से एक पढ़ने वाले इंसान को डायलेमा थोड़ा क्रिएट हो जाता है। तो बेटर है कि आप पहले सीख लो कैसे काम करना है, जो कि आप आधा ऑलरेडी सीख चुके हो। और उसको सीख जाने के बाद, ठीक है, उसको सीख जाने के बाद फिर आप क्या करिए, स्टेटमेंट्स में आपको लिख लिख के दूंगी, उस स्टेटमेंट से डाटा आप खुद एक्सट्रैक्ट करिए, जो कि हम जस्ट इसके बाद करेंगे। 20 क्वेश्चंस मैं तुम्हें सिखाने में लूँगी और 20 क्वेश्चंस मैं विद स्टेटमेंट लूँगी, ठीक है। तो रैंडम सेलेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि 20 इजी वाले मैं ले रही हूँ 20 हार्ड वाले स्टेटमेंट वाले, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम है पूरे। तो उसमें ट्राई करते हैं मैक्स टू मैक्स न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने का। नोट्स कॉपी में एक एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको एंड में रिवाइज करनी है, ठीक है। कोई और चीज़ नहीं, कुछ नहीं, बराबर। चलो हाँ, और दूसरा, अगर कोई सवाल अभी अगर आपको शीट में देखने को ये मिल गया कि 40% डिसोशिएट हो रहा है, 20% डिसोशिएट हो रहा है, तो जस्ट इग्नोर देम। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोलूँगी 1,000 रुपये पे तुमने 10% मेरे को ब्याज दिया है, बोलो 10% कितना हुआ 1,000 रुपये का, तुम कैलकुलेट कर लोगे। इट इज़ जस्ट सिंपल एज दैट, बट फॉर नाउ वी आर जस्ट इग्नोरिंग इट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहला एक सवाल आपको दिया हुआ है, ये रिएक्शन है, 2 स्टेप्स में हो रही है। 2 टाइम्स ऑफ CH4, यहाँ पे आपको गैस लिख कर दिया हुआ है, एरो है। C2H6 यहाँ पे गैस, और प्लस यहाँ पे H2। हाँ अच्छा, उसमें मैं पहले ही कहूँगी वीडियो को थोड़ा सा ना, जो भी नॉर्मल स्पीड में वो चल रहा है उसे फास्ट फॉरवर्ड वाली स्पीड में देख लेना। वैसे तुम लोग देखते ही हो, बट फिर भी क्योंकि उससे तुम्हारा टाइम बचेगा काफ़ी। मैं काफ़ी धीरे भी बोलती हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलती हूँ, अदरवाइज़ तुम अंकित का अगर देखोगे तो शताब्दी एक्सप्रेस की जगह साथ भाग जाते हैं आगे। तो उस तरीके का नहीं, मैं स्लो ही कहती हूँ, लिखती भी मैं स्लो हूँ। तो देयरफॉर उसमें हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। और किसी को अगर मेरी कछुए की चाल भी बहुत फास्ट लग रही है तो फिर वो स्लो कर लेना। वो तो महान ही इंसान है जो मेरी क्लास में स्लो रह जाए, ठीक है। मैं खुद एक कछुआ हूँ, मेरी कछुए की क्लास में कोई और कैसे स्लो रह सकता है, आई जस्ट डोंट नो। देखो ये आपको 2 रिएक्शंस दी हैं, 2 रिएक्शंस के अपने अपने के की वैल्यू दी हुई है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है के। लेकिन जिस चीज़ का के डिटरमाइन करना है वो रिएक्शन उसने आपको लिख कर दी है कि अगर आपके पास 2 टाइम्स CH3OH होता, ठीक है, प्लस आप लोगों के पास H2 गैस है, और ये आपकी रिएक्शन है C2H6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O गैस। तो बताइए कि इस रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपने कल के दिन ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पढ़े थे उसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, अगर आप रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो तो के रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर आप रिएक्शन को क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो किसी n वाली वैल्यू से, तो वो क्या हो जाता है, जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन थी उसकी उसका के टू द पावर n हो जाता है ना। अच्छा, और उसके बाद आपने ये पढ़ा था अगर डिवाइड कर देते हो तो nth रूट निकालना पड़ता है। और अगर आप मान लेते हैं उस रिएक्शन को, आपके पास 2 रिएक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, और उन 2 रिएक्शंस को आप अगर आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ऐड करके आपको आपकी रिएक्शन मिल रही है, ऐड करके अगर आपको आपकी रिएक्शन मिल रही है, ठीक है, तो पहले तो आप ऐसा करके चेक कर लो, पहले तो आप ऐसा करके चेक कर लो। जैसे यहाँ पे मेरा कहने की बातचीत ये है कि आपको 2 रिएक्शंस दिए हैं और ये आपकी 2 फाइंड वाली रिएक्शन है। तो ऊपर में आपको जो 2 रिएक्शंस दी है, क्या उन 2 रिएक्शंस की मदद से आप इस 2 फाइंड वाली रिएक्शन को क्या आप कैलकुलेट कर सक रहे हो क्या, द पहला पॉइंट, क्या आप कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या। हाँ कर सकते हैं। कैसे, आपको जो ऊपर में 2 रिएक्शंस दी हैं, अगर मैं मैथमेटिकली इन 2 रिएक्शंस को सिंपली आपस में क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप लोगों के पास कैसी होगी, CH3OH और ये H2, देखो ऐड कर दो क्या हो जाएगा, उस पर बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले
आपके पास ये जो 2CH4 और यहाँ पे ये CH4 है, ऐड होने पे तो ये 3CH4 हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। अब आप अपनी रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, जो आपको टू फाइंड करना है। क्या उस टू फाइंड वाली रिएक्शन में कहीं पे भी CH4 दिया है क्या? जस्ट ऑब्जर्व, कहीं पे भी CH4 है? नहीं। इसका मतलब इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं ऐड करूं, तो ऐड करने से तो मेरा काम नहीं बनेगा, ऐड करने से तो मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि ऐड करने के बाद जो मेरे पास रिएक्शन आएगी वो 3CH4 हो जाएगा, और मेरे टू फाइंड में कहीं पे भी 3CH4 या CH4 जैसा ही कोई शब्द नहीं है। 3CH4 तो दूर दूर तक की बातों में भी नहीं आता। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरी रिएक्शन से CH4 एलिमिनेट करना है। मैं मेरी रिएक्शन से CH4 तभी एलिमिनेट कर सकती हूँ जब मेरी रिएक्शन के पास क्या हो, सब्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन हो। बट अब रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट हम कर नहीं सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स तो चल नहीं रही है ना। तो फिर ऐसे में क्या करते हैं, रिएक्शन को आप सिर्फ ऐड ही कर सकते हो, लेकिन ऐड नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे बताइए? क्योंकि रिएक्शन को ऐड करने में एक दिक्कत आ रही है। ऐड करने में 3CH4 आ रहा है, और 3CH4 हम लोगों को नहीं चाहिए है, इसीलिए हम उनको ऐड भी नहीं कर पा रहे। ये भी हमारे पास एक मुसीबत है। तो अब वो CH4 को एलिमिनेट कैसे करें? तुम बोलोगे माइनस कर दो। मतलब आपकी कोई केमिस्ट्री ऐसी तो ना चल रही कि लाओ उठाओ माइनस कर दो, है ना? माइनस भी नहीं कर सकते। अरे यार, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। फिर अब क्या करें? अब क्या करें? आप एक काम करो, अपनी एक रिएक्शन को ना रिवर्स कर लो। रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आ गए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चले गए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आ गए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चले गए। क्या ये बात मेजे में जा रही है? बस इतना कर लो तुम। ठीक है, बस इतना काम कर लो। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। किसको पहली को रिवर्स करूँ कि दूसरी को रिवर्स करूँ? मैंने कहा जिसको करना है कर लो, बट मैंने दूसरी को किया बिकॉज दूसरी में CH3OH, ताकि मुझे मेरा कहाँ पे मिल जाए, प्रोडक्ट साइड में मिल जाए। तो दूसरी वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दो, तो जो रिएक्टेंट में है ना वो प्रोडक्ट में आ गए। ये ऐसे CH3OH प्लस H2, और यहाँ पे एरो, यहाँ पे CH4 प्लस H2। अब कल के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट याद करो। जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, तो रिएक्शन को रिवर्स करने की वजह से आपको क्या करना पड़ सकता है? वहाँ पे उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेसिप्रोकल करना पड़ सकता है। यानी कि अब जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ये है आपका नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बराबर। अच्छा, पहली वाली रिएक्शन किधर है? पहली वाली रिएक्शन ये लिखी है, 2 टाइम्स ऑफ CH4, और फिर ऐसा एरो था, फिर यहाँ पे C2H6 था, और फिर यहाँ पे H2 था। उस पहली वाली रिएक्शन को तो हमने रिवर्स नहीं किया ना, नहीं किया। तो उसका जो K की वैल्यू है, उसके K की वैल्यू स्टिल जो थी वही वैल्यू अभी की वैसी है। क्या अब मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर सकती हूँ? हाँ, नाउ ऐड देम। आप ऐड करोगे क्या हो जाएगा? अब एक मुसीबत और है, क्या अभी भी CH4 कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? बेसिक मैथमेटिक्स, यहाँ पे एक CH4 है, यहाँ पे 2 CH4 है। इसका मतलब रिएक्शन को सिर्फ रिवर्स करना नहीं चलेगा, रिएक्शन को मुझे इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी तामझाम मैं कर क्यों रही हूँ? क्योंकि जो मुझको टू फाइंड वाली रिएक्शन है, उस टू फाइंड वाली रिएक्शन में CH4 कहीं नहीं दिया। क्योंकि टू फाइंड वाली रिएक्शन में मेरे को CH4 कहीं नहीं दिया है, सो देयरफॉर आई एम क्या कर रहे हैं? CH4 को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। CH4 को हम क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं। बात बता रही दिमाग में, CH4 को हम लोग क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो भी मेरे पास K की वैल्यू है, उस K की वैल्यू के ऊपर में भी तो मुझे पावर 2 चढ़ानी पड़ेगी। तो इन दिस वे मैंने वहाँ पे पावर में क्या कर दिया? 2 चढ़ा दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया? पावर में 2 क्या कर दिया? चढ़ा दिया। समझ रहे हो? अच्छा, अब क्या हो गया? देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अब कट गया। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या कैंसिल आउट होता है वो भी देख लेंगे। पहले जो बच गया वो लिख लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ CH3OH। अच्छा, अब देखो लेफ्ट साइड में, मतलब ऊपर वाली रिएक्शन के लेफ्ट में 2H2 है, नीचे वाली रिएक्शन के राइट में H2 है। नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी बनेगी, ये 2H2, फिर ये एरो इधर पे आ जाएगा 2H2O प्लस C2H6, और ये प्लस H2। अब गधे समान यहाँ पे प्लस H2, यहाँ पे 2H2 लिखने से अच्छा अगर ये प्लस H2 वहाँ जाके माइनस H2 बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ? इस रिएक्शन को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यहाँ पे प्लस ऑफ H2, बराबर। क्या यही रिएक्शन मेरा टू फाइंड थी? चेक करो,
क्या यही रिएक्शन आपका टू फाइन थी? कंपेयर करो, देखो 2CH3OH 2CH3OH H2, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे C2H6, यहाँ पे भी C2H6, यहाँ पे 2H2O, यहाँ पे भी 2H2O। हाँ, यही रिएक्शन मेरी टू फाइन थी। मतलब पहले तो हम लोग उस गिवन रिएक्शन तक पहुंच गए। अच्छा, यही काम आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी करना पड़ता है, ठीक है, यही काम आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी करना पड़ता है। गिवन रिएक्शन से टू फाइन वाली रिएक्शन तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है, गिवन रिएक्शन से आपको टू फाइन वाली रिएक्शन तक क्या करना पड़ता है? पहुंचना पड़ता है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसका के तो निकला नहीं, तो कल हम लोगों ने रूल पढ़ा था, क्या लिखा था हम लोगों ने? इसको रूल पढ़ा था। क्या रूल पढ़ा था? कि जब आप इस तरीके से अपनी टू फाइन वाली रिएक्शन को अपनी किसी पुरानी रिएक्शंस के एडिशन करने के बाद अगर आप वहाँ तक पहुँचते हो, तो आप क्या कर दो, वहाँ पे के की वैल्यू निकालने के लिए, आप वहाँ पे के की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दो, उन दोनों के की वैल्यूज़ को ऐड कर दो, है ना, उनकी के की वैल्यूज़ को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। याद आ रहा है कि मल्टीप्लाई कर दो? ऐड कर दो कि मल्टीप्लाई कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर मिस्टेक, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर मिस्टेक लोगों से यहीं पे होती, क्योंकि हम रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि के को भी ऐड कर देते, K1 + K2। ऐसा नहीं, रिएक्शंस को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, के को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन आप कर लेना, 9.5 × 10⁻13 मल्टीप्लाई बाय आपका वो, तो मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 28 का स्क्वायर दिया हुआ है उसके ऊपर, तो 28 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? दैट विल बी 7.84, ठीक है। 10⁻21 का स्क्वायर दैट विल बी 10⁻42। अब 10⁻42 को ऊपर ले जाके सॉल्व कर दो, 9.5 को 7.84 से डिवाइड कर दो, आपके पास आपका नया वाला ताज़ा ताज़ा के आ जाएगा। खत्म, दैट्स ऑल, ठीक है, ख़त्म हो गया। आई डोंट थिंक कि इसमें आप कुछ पूछने की या बताने की नीड है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में। तो इस तरीके से सवाल आते हैं। आपको लगता है कि हमने थ्योरी पढ़ ली तो हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर जब सवाल आए तो सवाल आपको बनाते आने चाहिए, बराबर। अगर नहीं होगा तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आगे एक रिएक्शन आपको दी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑब्वियसली गैस है, नीचे फिजिकल स्टेट तुम लिखते रहना, मैं फिजिकल स्टेट नहीं लिख रही हूँ, टाइम हो जाएगा ना। H2O गैसियस स्टेट में है, CO2 तो ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पे H2 भी आपका गैसियस स्टेट में है। आपको गिवन में यहाँ पे के की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4 दी हुई है 500 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, अब उसमें देखो ध्यान से क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास 0.1 मोल्स दिए हुए हैं, किस चीज़ के? CO के दिए हुए हैं, एंड H2O के आपके पास 0.1 मोल्स हैं, ठीक है, ईच, दोनों के। अच्छा, और आपने इसको कहाँ पे रखा है? आर प्लेस्ड इन अ 2 लीटर फ्लास्क, ठीक है, कहाँ पे रख दिया इसको? 2 लीटर के फ्लास्क में आपने रख दिया। अब आपको ये बताना है कि व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज। कंसंट्रेशन मतलब जितनी भी स्पीशीज आपको उस रिएक्शन में दिख रही हैं, हर स्पीशीज की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, आपको ये पता करना है कि इक्विलिब्रियम पे उनमें से हर स्पीशीज की कंसंट्रेशन क्या होगी। खत्म, ठीक है। अच्छा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले तो आपकी जो रिएक्शन है वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। नहीं है तो अपनी बैलेंसिंग खुद कर लेना। CO और यहाँ पे है आपका 2H2O, नहीं 2H2O नहीं है, नॉर्मल H2O दिया था, CO + H2O, फिर है आपके पास इक्विलिब्रियम का साइन CO2 + H2। अब ना पहले टेंशन नहीं लेना क्या दिया है क्या नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं, एकदम चिल। एट T = 0 आपको रिएक्शन में क्या बोला है? CO और H2O दोनों के मोल्स आपको कितने कितने दिए हुए हैं? 0.1 खत्म हो गया। ऑब्वियसली इन दोनों के मोल 0 होंगे। अब इतना तो तुम जानते हो कि इक्विलिब्रियम पे कुछ ना कुछ मोल्स कम हुए हैं। कितने कम हुए हैं मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मान लेते हैं 0.1 में से मैंने क्या कर दिया? -x कर दिया। मैंने 0.1 में से -x कर दिया, यहाँ पे मैंने x रिड्यूस किया, यहाँ पे मैंने x क्या किया? आपका प्रोड्यूस किया। क्या बात भेजे में गई? हाँ, अच्छे से गई, ओके। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इसमें आप इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी बताओ, मैं बोलूँगी ना वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दीजिए, तुम बोलोगे बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए।
तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लीटर फ्लास्क, अगर नहीं दिया होता तो वी लेते। तो इस तरीके से आपको इक्विलिब्रियम पे किसकी कंसंट्रेशन कितनी कितनी हो गई सब पता चल गया, लेकिन न्यूमेरिकली पता नहीं चला। क्यों न्यूमेरिकली पता नहीं चला? क्योंकि न्यूमेरिकली हमको एक्स की वैल्यू नहीं पता। तो अब ऐसा मैं क्या करूँ इस क्वेश्चन में कि मुझको एक्स की वैल्यू पता चल जाए, ऐसा मैं क्या करूँ बताओ। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हिंट ज़रूर दी हुई है। तो क्वेश्चन में क्या हिंट दी हुई है आपको? के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी हुई है कितनी? 4। तो के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाओ, उस के इक्विलिब्रियम की वैल्यू से आप एक्स निकालो, और व्हेन यू गेट एक्स तो यहाँ पे आप क्या कर दो, इस कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम में आकर उसको क्या कर दो, पुट कर दो। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। के इक्विलिब्रियम आपका क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ, या फिर ऐसा बोलती हूँ एक्टिव मास ऑफ CO, एक्टिव मास ऑफ H2। अब क्वेश्चन में ऐसा कतई मेंशन नहीं किया गया है कि वो KC है, KP है, क्या है, आप उसको KC मानकर चलोगे। क्या मान के चलोगे? KC मानकर चलोगे। वैसे तो KN भी मान सकते हो, बट उसमें मेरा सजेशन रहेगा KC मानकर चलो। ठीक है, अच्छा वैसे ये रिएक्शन कैसी है, डेल्टा NG बराबर 0 वाली है, तो KP KC सभी बराबर होंगे, बट KC ही मानकर चलना। ठीक है, अनलेस एंटिल बोला ना जाए। तो KC यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ? CO2 कितना है, KC में कितना है, कंसंट्रेशन कितनी है CO2 की, x/2, H2 की भी कितनी है, x/2। अच्छा, CO की कितनी है, 0.1, दोनों सेम ही है, तो आई कैन जस्ट सिंपली राइट इट 0.1 माइनस x/2, और ये इसका पूरा का पूरा होल स्क्वायर। अच्छा देखो, 2 का स्क्वायर 4 होना है, तो ये तो गया। तो यहाँ से k आपको कितना दिया है, 4, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा 0.1 माइनस एक्स, और ये उसका स्क्वायर, बराबर है। बात जा रही दिमाग में? अच्छा, 4 को क्या मैं लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू एक्स अपॉन में 0.1 माइनस एक्स। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी 0.2 इक्वल्स टू आप लोगों का कितना, 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 0.2/3, यानी कि 2/30। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x, यानी कि आप इसको 1/5 लिख सकते हो, या फिर पॉइंट पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। खत्म, ये हो गई मेरी x की वैल्यू। अब अगर मुझे x पता चल गया है, तो अगर मैंने इस x को यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे, तो तुम्हें नहीं लगता मुझे इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन होगी ये पता चल जाएगी, है ना? तो अगर इस हिसाब से मुझे कोई ये पूछेगा कि इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन है, आप पता लगाओ, तो क्या कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता एक मिनट, ये कुछ हो गया है स्कोर को। हाँ, इक्विलिब्रियम पे क्या इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें आप कौन सी बड़ी बात रह गई है। तो कितनी थी बताओ आपके CO की कंसंट्रेशन? CO की कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1 माइनस x/2। तो x कितना है, 2/30, और बाई 2 कर लोगे ना कैलकुलेशन, मेरी तो नीड नहीं पड़ेगी। वैसे इसको फ्रैक्शन में ना करके इसको पॉइंट पे निकाल लेना, पॉइंट से पॉइंट को माइनस करके फिर डिवाइड बाई 2 कर लेना। वैसे ही बाजू वाला भी एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, जो प्रोडक्ट था CO2 उसका कितना था, उसका था x/2, तो इसका तो सिंपल है 2/30, और उसका भी बाई 2, यानी कि वो कितना हो जाएगा 1/30। सिंपल कैलकुलेशन, और इसका भी कितना होगा 1/30। तो इस तरीके से हम लोगों को अगर इनिशियली मोल्स वगैरह दे दिए जाए तो हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, इस क्वेश्चन नंबर 2 में ही हम लोग थोड़े से मॉडिफिकेशंस करते हैं। वॉल्यूम आपको अभी भी 2 लीटर्स ही दिया गया है, के की वैल्यू आपको अभी भी 4 ही दी गई है, लेकिन अब उस क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं। मोल्स ऑफ CO आपको इनिशियली 0.1 दिए थे, अभी भी 0.1 दिए हैं, लेकिन पहले हमने मोल्स ऑफ H2O भी 0.1 लिए थे। अभी हम मोल्स ऑफ H2O 0.1 ना लेकर उसको कितना ले लेते हैं, 0.2 ले लेते हैं, बराबर है ऐसा। ठीक है, अब वही सेम क्वेश्चन है कि अब इक्विलिब्रियम पे हर स्पीशीज की कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, बराबर है। अच्छा, ये कर लेना। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मैं देखो हिंट दे देती हूँ, हमेशा इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए एक्स को कैलकुलेट कर पाना। जैसे यहाँ स्क्वायर रूट निकल गया, जल्दी से आपने एक्स कैलकुलेट किया, मे बी समटाइम्स यू हैव टू टैकल विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड मुझसे ज़्यादा बेटर तो तुम लोग जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, है ना? अब ये भी 10th पास किए हो और अच्छे से किए, काफ़ी अच्छे मार्क्स वगैरह के साथ, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ अगर डील करना पड़ जाए तो उसमें घबराना नहीं है।
क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करो। अब कई लोगों के ना सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, उन्हें लगता है यार स्प्लिटिंग करेंगे हम। यार स्प्लिटिंग से हर बात चीज़ नहीं बनती, जहाँ दिख रहा है बात बिगड़ रही है फॉर्मूला मेथड में कूद जाना। ठीक है, तो हिंट नंबर 1 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं, आपको कहीं कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज़ पड़ सकता है, उससे घबराइएगा नहीं। अगर पढ़े स्प्लिट हो रहा है एक नज़र में तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला मेथड पे कूद जाना। क्वाड्रेटिक को अगर स्प्लिट करोगे आपके पास कोई ना कोई दो वैल्यूज़ तो आप लोगों को मिलने ही वाली है। ठीक है, कभी ना कभी आपको दो वैल्यूज़ तो मिलने ही वाली, बट एक छोटा सा अपना ब्रेन यूज़ करना। मान लेते आपके पास एक इनिशियल कंसर्न, आपने इनिशियल आपके पास जो मोल्स हैं वो इनिशियल मोल्स ए हैं। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे पास 100 रुपये। अब तुम्हारा जो खर्चा है वो या तो 100 रुपये पूरे खर्च हो जाएंगे या तो 100 रुपये से कम खर्च होगा। मान लेते हैं तुम्हारे पास 100 रुपये है और कभी भी क्या आप लोगों के पास 100 रुपये से ज़्यादा खर्च हो सकता है? क्या कभी भी 100 रुपये से ज़्यादा खर्च कर सकते हो? उधार मांग के नहीं, 100 ही है, उधार मांगना अलाउड नहीं है। क्या कभी भी आप 100 से ज़्यादा खर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, पक्का। तो इस हिसाब से आपके पास इनिशियल मोल्स ए है। मान लेते हैं आपने एक्स को क्वाड्रेटिक से कैलकुलेट किया, आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ आई। एक वैल्यू हो सकता है इक्वल टू ए आई हो और एक वैल्यू हो सकता है आपकी लेस देन ए आई हो। और एक वैल्यू, अच्छा मैंने लेस देन ए को ग्रेटर देन लिख दिया, अभी श्रेयन पूछेगा ये देखो गड़बड़। ठीक है, तो ये लेस देन ए आई है और एक बार ए की वैल्यू ग्रेटर देन ए आई है। तो ग्रेटर देन ए तो नॉट पॉसिबल के केस में आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि जितना आपके पास है नहीं उससे ज़्यादा आपका डिसोशिएट कैसे हो सकता है? डोंट यू थिंक इट इज़ अ बकवास? ठीक है, डोंट यू थिंक दिस इज़ अ बकवास कि जो आपके पास है ही नहीं उससे ज़्यादा आप स्प्लिट कैसे कर सकते हो? अच्छा, और इक्वल टू ए वाला केस ही पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ यू वांट टू मेंटेन अ इक्विलिब्रियम देन यू हैव टू ठीक है, कि देयर मस्ट बी सम रिएक्टेंट एंड देयर मस्ट बी सम प्रोडक्ट। बराबर, देयर मस्ट बी सम रिएक्टेंट एंड देयर मस्ट बी सम प्रोडक्ट। क्या ये बात जा रही है आपके ब्रेन के अंदर? सो ये भी आप लोगों के पास पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपकी एक्स निकले तो आप याद रखना आपका जो एक्स है वो हमेशा आपके इनिशियल यानी कि ए से क्या आना चाहिए, आप लोगों का कम आना चाहिए। ठीक है, क्या ये बात दिमाग में गई? बस खत्म। तो ये आप लोगों के लिए एक हिंट है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके रखना, ये होमवर्क है। आंसर कल जब क्लास स्टार्ट होगी मैं शेयर कर दूंगी, ताकि अगर किसी ने किया हो उसको पता होना चाहिए उसका सही आ रहा है गलत आ रहा है कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ठीक है, ध्यान से देखते हैं क्या है। वही सेम रिएक्शन है। अब इसमें भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं, ये भी तुम्हारा ही होमवर्क है। बस अपने हाथ घसो एक ही एक टाइप के क्वेश्चन कर करके, ताकि उसमें निपुण हो जाओ। सेम ऊपर वाली सेम वही रिएक्शन, सेम टेम्परेचर, सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, बस फर्क इतना है इस बार जो वॉल्यूम है आपके पास वो कर दिया गया है 1 लीटर। ठीक है, ये पहला आप लोगों के पास चेंज है। अच्छा, अब उसके बाद सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे मैंने क्या किया है, मोल्स ऑफ CO आपको जो पहले 0.1 दिए थे और मोल्स ऑफ H2O जो पहले भी 0.1 दिए थे, अब हमने उसको कर दिया है 0.1 0.06। ये आपके पास चेंज आया। प्लस इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है जो लोग क्वेश्चन में कई बार इग्नोर कर देते हैं, मैंने भी कई बार इग्नोर किया अपने स्कूल लाइफ में, वो ये कि मोल्स ऑफ CO2 एंड आपको मोल्स ऑफ H2O इस बार पहले से 0.1 दिए। मतलब हम जो ये लिखते थे ना कि एट T=0 हमारे पास CO2 और H2O 0 है, तो वो ये बता रहा है कि नहीं, इस बार CO2 और H2O 0 नहीं है। इस बार कंटेनर में पहले से हमने CO2 और H2O को कुछ क्वांटिटी में मौजूद रखा है। ठीक है, हमने इस बार CO2 और H2O को पहले से क्या करके रखा है, कुछ क्वांटिटी में मौजूद रखा है। सो याद रखना कि यहाँ पर 0 मत लेना, यहाँ पे रखना उनको 0.1 और 0.1। फिर जब तुम एट इक्विलिब्रियम पे जाओगे तो एट इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद क्या होगा, वो 0.1 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 था तो 0 में x ऐड करते थे तो 0 ही रह जाता था, लेकिन अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में जाने से पहले उनमें जो इनिशियल मोल्स है उनमें ऐड करोगे। और वही सेम क्वेश्चन कि बताइए, अगर आप मान लेते हैं
ठीक है, मान लेते हैं अगर आप क्या होते, अगर आप क्या कहते हैं क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, इक्विलिब्रियम पे होते तो कंसंट्रेशन आपकी क्या होती। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तुम्हें लग रहा है कि अरे यार एक ही एक टाइप के सवाल दे रहे हैं, बट इसी एक टाइप के सवाल को आप जब डील करते हो ना, तो बाद में याद रखना आपके साथ जो होता है काम, वो एकदम क्लियर रहता है कि अच्छा इस टाइप के सवाल आते हैं तो इनको ऐसे करना है। अगर आपको नहीं पता रहता है ना कि किस सवाल को कैसे करना है, तो आप कंफ्यूज हुए बैठे रहते हो, यार कैसे करें, नहीं समझ में आता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है वाली चीज़ उसको समझते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, एक रिएक्शन दी गई है। ठीक है, इस बार रिएक्शन चेंज कर लेते हैं। NO2 प्लस आपको दिया गया है NO, इक्विलिब्रियम का साइन है, यहाँ पे कहा गया है N2O और यहाँ पे दिया गया है O2 बराबर। ठीक है, इस रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम है, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपको दी है 0.914। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि इनिशियली आपके पास जो N2 है इनिशियली, ठीक है, मैं एट t इक्वल टू 0 की बात कर रही हूँ, एट t इक्वल टू 0 आपके पास जो NO2 है उस NO2 के मोल्स हैं आपके पास 0.4। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनना, ये मैं स्टेटमेंट लिख के बता रही हूँ, इसमें गड़बड़ नहीं करना। हाउ मैनी मोल्स ऑफ NO, ठीक है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ NO शुड बी एडेड। ध्यान देना क्या पूछा गया, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग आ चुका है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ NO शुड बी एडेड सो दैट 0.15 मोल्स ऑफ N2O इज एट इक्विलिब्रियम, ताकि इक्विलिब्रियम पे आपके पास N2O के इतने मोल्स होने चाहिए। आपको ये पूछा गया है। अब कैसे काम करेंगे इसके साथ बताइए। तो इसके साथ बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वर्कआउट करना है, बहुत ही सिंपल है। आप ये देखो कि आप पहले लिख क्या रहे हो। आपके पास एक रिएक्शन है, आप उस रिएक्शन में अपने इनिशियल मोल्स के साथ शुरुआत कर सकते हो। पहले तो आप ये देख लो कि आपके पास कौन कौन से कितने कितने इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं। तो मेरे पास आपके NO2 के मोल्स दिए हुए हैं कितने, 0.4। सो आई विल राइट NO2 के मोल्स 0.4। मुझे NO के बारे में कुछ भी नहीं पता, सो आर्बिट्रली उसको ये अज्यूम मत कर लेना कि मान लेते हैं कि वेसल के अंदर NO के पहले से कुछ मोल्स थे, मत अज्यूम करना। अगर बोला गया है तो अज्यूम करना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में एक 2 पॉइंट हमें ऑलरेडी फाइंड करना है कि NO के कितने मोल्स ऐड करने चाहिए, तो वो एक अलग वेरिएबल और पहले से जो NO के मोल्स हैं वो एक अलग वेरिएबल। सो वो सब नाटक में नहीं पता है, जीरो डालो वहाँ पे। N2O और O2 के भी मोल्स इस बार कुछ भी नहीं दिए हैं, तो 0 0। तो T इक्वल टू 0 पे हमारा तो लॉजिक भाई एकदम क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि आप पहुंच गए हो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में आई नो कि 0.4 जो है, 0.4 कुछ ना कुछ कम होगा, 0.4 कुछ ना कुछ कम होगा, 0.4 कुछ ना कुछ कम होगा। ठीक है, कम होगा तो मान लेते 0.4 में से मैंने x कम किया, 0.4 में से मैंने x कम किया। अब 0 में से भी तो मैं कुछ x कम करूंगी। अब इसमें अपनी मैथमेटिक्स मत लगा देना कि 0 माइनस एक्स तो माइनस एक्स होता है, 0 माइनस एक्स तो माइनस एक्स होता है, ये अपनी मैथमेटिक्स मत लगा देना। NO पहले से कुछ था ही नहीं, बल्कि इस बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि NO के कितने ऐड करने चाहिए, NO के कितने ऐड करने चाहिए, तो यहाँ पे x लिखेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ थी नहीं वो कम कैसे होगी, इसीलिए उसको 0 माइनस एक्स नहीं कर रहे हैं हम लोग, बराबर है। अच्छा, N2O का क्या है, N2O भी तो प्रोड्यूस होगा, O2 भी तो x अमाउंट में ही प्रोड्यूस होगा, स्टोकियोमेट्री से बराबर बैलेंस है। अब क्या करने का है, अब क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करने का है। क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है क्या, तुम बोलोगे K इक्विलिब्रियम, अरे वो तो गिवन रहेगा ही रहेगा, और उससे क्या निकलता है वो तुम भी जानते हो, उससे x निकलता है, बट वो भूल जाओ फालतू का। एक गिवन और दिया है, पढ़ो क्या लिखा है, 0.5 मोल्स ऑफ किसके, H2O, 0.5 मोल्स ऑफ सॉरी N2O इज एट इक्विलिब्रियम। सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, इक्विलिब्रियम पे आपके पास N2O के 0.15 मोल्स होंगे। अब तुम्हारे द्वारा लिखी हुई इक्वेशन को देखो, तुम्हारे द्वारा इक्विलिब्रियम पे N2O के कितने मोल्स होंगे, x। सो डोंट यू थिंक कि तुम्हारे x और क्वेश्चन में लिखा हुआ 0.15 बोथ आर द सेम थिंग।
बोथ आर द सेम थिंग। तो इससे हमें तुरंत पता चल गया एक्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, हमें तुरंत पता चल गया कि एक्स की वैल्यू कितनी है। बराबर, अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी है हमें पहले पता चल गया। अब लेकिन एनओ के मोल्स में अगर जीरो लेके चलूंगी तो मेरा आंसर तो यही आ जाना चाहिए। लेकिन एनओ के मोल्स क्या मैं पहले से जीरो ले लूं? खुद सोचो, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर एनओ की क्वांटिटी जीरो होगी तो महाराज NO2 जो है वो N2O और O2 में कैसे कन्वर्ट होगा? अगर NO2 N2O और O2 में कन्वर्ट हुआ है इसका मतलब NO कुछ ना कुछ तो है। सो लेट दैट मोल्स बी A फॉर एप्पल। ठीक है, अब समझे कि मैं कहाँ गलत थी। सो दिस विल बिकम वॉट, ये चीज क्या हो जाएगी? मान लेते हैं कि अभी ए में कितने मोल्स ऐड करने हैं, ए में कितने मोल्स ऐड करें ताकि वो हो जाए, उसने ऐसा कुछ बोला था। तो ए में कितने मोल्स ऐड करें ताकि वो उतना हो जाए, अभी वो सब नहीं सोचना, पहले से अपने पास कितना ही है। अच्छा चलो ठीक है, अब आगे क्या गाड़ी बनानी है? अब यहाँ पे आप जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचोगे तो ए में से एक्स तो माइनस होगा ही होगा, क्योंकि ए अगर NO2 में से माइनस हुआ है तो NO में से तो माइनस होगा ही होगा। प्लस आपको यहाँ पे कुछ ऐड भी तो करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन मार्क ऐड भी तो करना पड़ेगा। हाँ वो भी है कि वो क्वेश्चन मार्क भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करें इसका, वो देखते हैं। चलो जितना आता है उसके बेसिस पे काम करते हैं। के इक्विलिब्रियम आप लिखिए इसका। के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन या मोल्स के टर्म्स में, जिसके टर्म्स में भी लिखना है लिखो। तो मान लेते हैं मैं उसको मोल्स के टर्म्स में लिख रही हूँ। तो NO2 के, N2O के और O2 के दोनों x है, मतलब दोनों के मोल सेम होंगे, यानी कि 0.15 का स्क्वायर डिवाइड में पूरे रिएक्टेंट के मोल्स अपने पास कितने हैं? 0.4 माइनस एक्स। तो 0.4 में से 0.15 गया तो कितना हो जाना है? 0.25। अच्छा, और यहाँ पे इस चीज में इतने सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हाय, कि पहले ए में से कुछ गया होगा फिर हमने ऐड किया होगा, हे भगवान। तो इसको ऐसा मत करो, इसको कैसा करो? मान लो कि अभी इक्विलिब्रियम पे आपके पास NO के कितने मोल्स हैं? B मोल्स हैं। इनिशियली ए थे, ए से कुछ गया और जाने के बाद कुछ ऐड हुआ, और ऐड होने के बाद जो नया क्वांटिटी बना वो मान लो कितने मोल्स हैं आपके पास? B मोल्स। ठीक है, के इक्विलिब्रियम आपको क्वेश्चन में पहले से कितना दिया हुआ है? के इक्विलिब्रियम क्वेश्चन का कितना दिया हुआ है? 0.914 ये आ गया। 0.15 का स्क्वायर आप कर लो वहां से कैलकुलेशन। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और 2 नंबर बाद पॉइंट है कि 0.225, ये हम लोगों का न्यूमरेटर डन। अपॉन में क्या है? 0.25 और यहाँ पे आ गया B। थोड़ा B की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा क्या हो जाएगा? B आपका, करती जाती है उसको साइमल्टेनियसली, बाजू में कैलसी है मेरे। अभी इसमें ओपन करूंगी तो कोई ऐड वैड आने लगता है। 0.25 ये हो जाएगा 0.09 अपॉन में 0.914। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको रफ एस्टिमेशन लेकर सॉल्व कर लूँ तो बस जान दो रफ एस्टिमेशन के ऊपर ना, डिवाइड बाय 0.914, ये आ जाएगी B की वैल्यू 0.09, यानी कि इक्विलिब्रियम पर मेरे पास NO के मोल्स कितने हैं? 0.098 है। कितने हैं? 0.098 है। अच्छा ठीक है, कितने हैं? 0.098 है। अब उसने मुझको ये पूछा कि स्टार्टिंग में कितने भी हो, वी जस्ट डोंट केयर। ठीक है, वी जस्ट डोंट केयर, लेकिन आखिर कितना ऐड करूं? ठीक है, आखिर कितना ऐड करूं कि मेरी जो रिएक्शन है उसके पास N2O 0.15 प्रोड्यूस हो? कितना ऐड करूं? ठीक है, अच्छा तो अब आपको इक्विलिब्रियम पे इतना चाहिए। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम B जो है आपके पास कैसे पहुंचा होगा? इनिशियल मोल्स जितने भी रहे होंगे उसमें से कुछ ना कुछ x आपका क्या हुआ होगा? माइनस हुआ होगा। इक्विलिब्रियम पे आपको जो ये B मिला है, ये B आप लोगों को जो मिला है, ये B कैसे मिला है? आपके पास जितने भी इनिशियल मोल्स रहे होंगे उन इनिशियल मोल्स में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ से मेरा तात्पर्य है कि x माइनस हुआ होगा।
x के माइनस होने के बाद ही तो आपको क्या मिला, ये वाली चीज़ मिली। अच्छा, तो इसीलिए मैंने b इक्वल टू आपका क्या लिख दिया, ये जो a माइनस एक्स है इस चीज़ को ऐसा लिख दिया। ठीक है, क्या ये बात भेजे में जा रही है? ओके। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा a यानी कि क्या, a यानी कि इनिशियल मोल्स कितने हैं, सो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास इनिशियल मोल b प्लस एक्स है और b यानी कि 0.098 और x तो मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, सो 0.248। तो यानी कि मुझे कंटेनर में यहाँ पर कितने मोल्स ऐड करने पड़ेंगे, 0.248 मोल्स ऐड करने पड़ेंगे, ताकि आप लोगों का यहाँ पे 0.15 हो। कोई भी चीज़ हम कभी इक्विलिब्रियम पे ऐड नहीं करेंगे, जो ऐड करना है स्टार्टिंग में ऐड करेंगे। तो स्टार्टिंग का ये इस तरीके से, थोड़ा मैंने स्लो करके बताया, बट क्या कर सकूँ, मेरा तरीका ये स्लो वाला। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अब आगे उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। रिएक्शन दी हुई है, SO3 गैस है, आपका NO है, ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, SO2 के साथ, और आपके NO2 के साथ, बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जब आप एट t इक्वल टू 0 पे हो तो 0.24 आपके पास SO3 का भी है और 0.24 आपके पास NO का भी है। आपने कुछ तो रिएक्शन को किया, आपकी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गई, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आपको जो बात आती है स्टेटमेंट्स की, स्टेटमेंट्स अब यहाँ पे मैटर करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग स्टेटमेंट्स इसके लिख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे आपके पास जितनी भी अनरिएक्टेड SO3 है, उस SO3 को हमने क्या किया, NaOH नामक एक केमिकल है, उस केमिकल के पास हम लेकर गए, और क्या हुआ कि जब हम उस केमिकल के पास लेकर गए तो उसकी कंसंट्रेशन उस केमिकल की थी पहले से 1.5 मोलर NaOH सोल्यूशन। तो होता क्या है कि वो वहाँ पे जाती है और जाकर वहाँ पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने ड्यूमास मेथड में पढ़ा था ना, कुछ कुछ गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो कुछ गैसेस वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, अच्छा, जिसमें से मैंने बता दिया कौन कितना कितना उसका जानकारी है, कौन कितने कितने कंसंट्रेशन पर है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसको आप पढ़ लो 1 मिनट के लिए शांति से, फिर हम लोग क्वेश्चन में मैं जो जो बकर बकर करूँगी वो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तुम्हें डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, KC डिटरमाइन करना है। पढ़ लो एक बार फटाफट। ठीक है, 1 मिनट दिया जा रहा है, 30 सेकेंड्स दिया जा रहा है, उसको पढ़ लो। मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा। देखो, पहले तो सवाल को ना समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपकी इक्विलिब्रियम बैठ गई होगी डेफिनेटली, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हम बाद में देखेंगे, वो हमारा भी फिलहाल कंसर्न नहीं है। नीचे जो इतना बड़ा प्रवचन लिखा है, उस प्रवचन पे फोकस करना हमारा कंसर्न है। ये बात तो हम मानते हैं कि इक्विलिब्रियम तभी स्टैब्लिश होता है जब आपके पास कुछ अमाउंट में रिएक्टेंट हो और कुछ अमाउंट में प्रोडक्ट हो, है ना। अब रिएक्टेंट में वो बात कर रहा है स्पेसिफिकली SO3 की, जो भी अनरिएक्टेड SO3 थी, ठीक है, जो डिसोशिएट नहीं हुई, प्रोडक्ट बनने जो नहीं गई, जो बच गई इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम कितनी बची होगी SO3 मोल वाइज, 0.24 माइनस एक्स बची होगी। क्या ये बात भेजे में जा रही है, 0.24 माइनस एक्स बची होगी। तो ये जो 0.24 माइनस एक्स मोल्स की जो ये SO3 जो इक्विलिब्रियम पे बच गई, इसको हम लेकर गए, कहाँ लेकर गए हम लोग, इसको हम लेके गए NaOH सोल्यूशन के पास। मतलब हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग SO3 जो कि आपकी बची हुई SO3 थी, कितनी बची हुई, 0.24 माइनस एक्स मोल्स बची हुई जो आपकी SO3 थी, उसको हम लेके गए NaOH के पास। क्या होगा, NaOH ने उस SO3 को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, बल्कि यहाँ से एक जीके फैक्ट तुम्हें ये भी पता चल गया कि SO3 किससे एब्जॉर्ब होती है,
एब्जॉर्ब होके वहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है आपका Na2SO4 और प्लस में आपके पास H2O। वो प्रोडक्ट क्या बना वो हमारा कंसर्न नहीं है। अब आगे देखते हैं। जिस NaOH को लेके जो मतलब जिस NaOH के पास आप उसको लेकर गए, ठीक है, तो वो NaOH का खुद का क्या हिसाब किताब था, वो NaOH खुद कैसा था, वो NaOH खुद कैसा था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जिस NaOH के पास आप लेके जाते हो वो NaOH की कंसंट्रेशन 1.5 मोलर थी, ठीक है। अच्छा, और उसका वॉल्यूम 250 ml था। अब डोंट यू थिंक कि हमारे अंदर इतनी, एक मिनट, डोंट यू थिंक हमारे अंदर इतनी अक्ल है सफिशिएंट क्वांटिटी में, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की मोलैरिटी दी है, आपको उसका वॉल्यूम दिया है, तो आप उससे वहाँ पे उसके मोल्स निकाल लोगे, डेफिनेटली निकाल तो लोगे। मेरे को नहीं पता आगे क्या नीड है, निकाल लेते हैं। चलो, मोलैरिटी इक्वल टू 1.5, यहाँ से आपको मोल्स मिल जाएंगे NaOH के डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो 250 ml उसका वॉल्यूम है, यानी कि इसको मैं 1/4 लिख सकती हूँ, तो 4 यहाँ अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, तो इसको मैं मोल्स ऑफ NaOH मेरे पास आ जाएगा 15/40, 15/40 मतलब 3/8। तुम टुकुर टुकुर कैलकुलेशंस कर लेना। ये मेरे पास NaOH के मोल्स आए, मुझे नहीं पता कि आगे जाके मेरे ये किस काम आएगा, बस मेरे को जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को मैं यूज़ करती जा रही हूँ पगले समान, और उसको मैं आगे लिखती जा रही हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। अब आगे फिर वो ये बोलता है कि उनके बीच में रिएक्शन हो गई, ओके डन, हो गई। अब रिएक्शन तो हुई होगी, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद जो नया सोल्यूशन बना, ठीक है, जो आप लोगों का मतलब ऑब्वियस है कि क्या होगा, आपका जो दो रिएक्टेंट से, उन दो रिएक्टेंट में से कोई ना कोई आप लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कोई ना कोई एक्सेस रिएजेंट होगा। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें इस एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो मैं कमेंट नहीं कर सकती लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ना, बट भगवान ने क्वेश्चन में हिंट दे के भेजी है कि आगे न्यूट्रलाइजेशन भी करवाई जा रही है। तो न्यूट्रलाइजेशन अगर करवाई जा रही है तो ऑब्वियसली SO3 के साथ तो करवाई नहीं जा रही होगी, क्यों, है ना, क्योंकि SO3 तो एब्जॉर्ब हो गई, SO3 तो एब्जॉर्ब हो गई, ये तो एब्जॉर्ब हो गई। अब क्योंकि ये तो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुकी है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में ज़रूर आपका लिमिटिंग रिएजेंट रही होगी और ये ज़रूर आपका एक्सेस रिएजेंट रहा होगा। मोल कंसेप्ट है, हाँ, जिसको मोल कंसेप्ट नहीं आता उसका कुछ नहीं किया जा सकता। NaOH ज़रूर आपका क्या रहा होगा, एक्सेस रिएजेंट रहा होगा। अब जो भी NaOH आपके पास बचा, जो भी बचा, आपको नहीं पता कितना बचा है, जो भी बचा, अच्छा पहले तो ये पता लगाओ कितने NaOH के मोल्स बचे। कैसे पता लगाते हैं, मोल कंसेप्ट वापस से इसीलिए कहा था मोल कंसेप्ट इतना ज़रूरी है। कैसे, मोल्स ऑफ SO3 डिवाइड बाय 1, ठीक है। अच्छा, एक बार देख लो कि कहीं कोई बैलेंसिंग में तो गड़बड़ नहीं है, शायद बैलेंसिंग मेरी इनकम्प्लीट है, यहाँ पे 2 आएगा, हाँ। मोल्स ऑफ SO3/1 इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH रिएक्टेड डिवाइड बाय 2, ये मैंने लगा दिया। मोल्स ऑफ SO3 कितना, मतलब मोल्स ऑफ NaOH रिएक्टेड वाले मोल्स मेरे पास NaOH के कितने आ गए, 2 टाइम्स द 0.24 माइनस एक्स, इतने मोल्स NaOH के रिएक्ट हुए आउट ऑफ 3/8। तो कितने मोल्स NaOH के अनरिएक्टेड रहे होंगे, तो तुम बोलोगे टोटल, यानी कि 3/8, ठीक है, जो भी 3/8 की वैल्यू आती है माइनस जितने आपने ऊपर निकाले हैं कि जितने ये रिएक्ट हो गए, ठीक है। तो 3/8 विल बी 0.375 माइनस इतने आपके रिएक्ट हो गए, कितने रिएक्ट हो गए, 0.4 और 8, और यहाँ पे माइनस ऑफ 2x था पहले से, इसकी वजह से प्लस 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस, और यहाँ पे आएगा 0.48 माइनस 0.375, दैट विल बी 0.105। इतने मोल्स मेरे पास NaOH के अभी भी कैसे रखे हुए हैं, अनरिएक्टेड रखे हुए हैं, अनरिएक्टेड। अच्छा, अब ये जो भी अनरिएक्टेड NaOH है, इस अनरिएक्टेड NaOH का मैंने क्या किया, उस अनरिएक्टेड NaOH का मैंने 25 ml पिपेट से उठाया, 25 ml मैंने उसका NaOH का लिया और लेकर मैं उसको कहाँ गई, मैं उसको लेकर गई HCl के पास, जो कि खुद उसका वॉल्यूम
आपका कितना था, 9.3 ml था, और वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन खुद कितनी थी आपकी, 1 मोलर थी। उसकी खुद की कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर। आगे आप एक चैप्टर पढ़ोगे रेडॉक्स, ठीक है, आप आगे एक चैप्टर पढ़ोगे रेडॉक्स, जहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट के साथ डील करेंगे, N1 इंटू V1 इक्वल टू N2 इंटू V2, ठीक है। जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे इस कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे एसिड और यहाँ पे इसको 2 वाले को बना लेते हैं बेस। नॉर्मेलिटी के बारे में हम इतना तो जानते ही हैं फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से कि नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अभी यहाँ पे भी मोलैरिटी इंटू 2 इंटू वैलेंसी फैक्टर आपके 2 का इंटू में वॉल्यूम 2 का। एसिड की मोलैरिटी दी हुई है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मोलर एसिड। एसिड का क्या कहते हैं वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1, क्योंकि HCl एक ही H निकालेगा, इनटू HCl का वॉल्यूम दिया है क्या, दिया हुआ है 9.3 ml। मोलैरिटी आपके NaOH की दी है क्या, NaOH की मोलैरिटी दी है क्या, बाद में सोचेंगे। NaOH का वैलेंसी फैक्टर दिया है, हाँ एक ही OH प्रोड्यूस करेगा इसलिए 1। NaOH का वॉल्यूम दिया है क्या, हाँ 25 ml निकाला है उसका, 25 ml। तो अब तुम बोलोगे मोलैरिटी तो NaOH की भी दी थी, तो मोलैरिटी 1.5 जो NaOH की दी हुई थी वो तब दी हुई थी जब वो SO3 को एब्जॉर्ब करने का था। SO3 को एब्जॉर्ब करने के बाद उस बेचारे की मोलैरिटी में कुछ तो चेंज आया होगा ना, उसकी मोलैरिटी कम ज़्यादा कुछ तो हुई होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा तो नहीं हुई होगी बट कुछ तो चेंज आया होगा। सो अब आपका जो NaOH है, ठीक है, अब आपके पास जो NaOH बचा हुआ है अनरिएक्टेड, जो आपके पास NaOH पड़ा हुआ है, उस अनरिएक्टेड NaOH की मोलैरिटी कितनी है, उस अनरिएक्टेड की कितनी है 9.3 डिवाइडेड बाय 25। इससे आपके पास आ गया 0.372। इससे आपको ये पता चल गया कि अच्छा अनरिएक्टेड NaOH मेरे पास इतना है। इतनी राम कहानी लिख के मेरे पास क्या फ़ायदा हुआ, मेरा फ़ायदा तो इसमें था कि मैडम आप ये ढूंढ के दिखाओ ये x क्या है, आप ये ढूंढ के दिखाइए कि ये x क्या है। इस x के बारे में अब तुम्हें क्या लगता है हमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे करें इसके बारे में काम। तो अब देखो ये क्या लिखी हूँ मैं, मोल्स ऑफ NaOH अनरिएक्टेड दिख रहा है, हाँ अच्छा, और यहाँ पे मेरे पास मोलैरिटी ऑफ NaOH अनरिएक्टेड है, ओके। सो कैन आई राइट मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, यस आई कैन राइट। लेकिन वॉल्यूम क्या लेंगे, अब ये जो हमने मोलैरिटी निकाली है ये उसके 25 ml के लिए निकाली है, उसको लेके देखते हैं। तो 0.372 25 ml यानी कि 1/4, ये तो 4 के पास ही जाना है। अनरिएक्टेड वाले मोल्स आपके पास कितने हैं 2x माइनस, ये आ जाएगा 2x माइनस 0.105, तो ये हो जाएगा आपका 8x। अच्छा, और उसको मल्टीप्लाई करके 0.40 और यहाँ पे ये हो जाना है आपका, एक मिनट, 0.105 मल्टीप्लाई बाय आपका 4, तो 0.42। अच्छा 0.372 यहाँ। अब उसके बाद ये जो तुम्हारा 0.42 है इसको अपन ऐड कर देते हैं 0.372 में, तो ये आ जाना है 8x इक्वल टू 0.792। अच्छा, अभी जो 0.792 आ गया इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0.099, यानी कि x की वैल्यू आई। x क्या था इस पूरे क्वेश्चन में, x क्या था वो तुम्हें पता होना चाहिए। x क्या था इस पूरे क्वेश्चन में, x का मतलब था कि कितने मोल्स SO3 में छोड़कर उसको भाग गए, ये हमको पता चल गया। कितने मोल्स छोड़कर भाग गए, कितने मोल्स छोड़कर भाग गए, क्या ढूंढना है वो तो भूल जाओ, ठीक है, वो तो भूल जाओ क्या ढूंढना है, हमें ये पता चल गया कितने मोल्स छोड़कर भाग गए। यानी कि अब अगर मैं रिएक्शन लिखूं कि SO3 प्लस आप लोगों का क्या था NO, इक्विलिब्रियम का साइन SO2 प्लस NO2। और अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम में SO3 कितना है 0.25 नहीं, 0.24 नहीं है, 0.24 माइनस एक्स था, 0.24 माइनस एक्स था। और
इसमें से अगर मैंने x माइनस कर दिया, ये x तो निकाल गया ना, ये देखो हमने निकाल लिया x, कितनी मेहनत से निकाला, ये x मैंने निकाला, तो यहाँ पे ये x अब आपके पास आएगा कितना आएगा 0.141, ये भी आएगा 0.141, और ये x प्रोड्यूस हुआ होगा, ये x प्रोड्यूस हुआ होगा तो ये आएगा 0.099, ये आएगा 0.099। और अब तुम्हारे मैडम ने बोला केसी निकालो, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन की लिख दो। तो अब आपको तो केसी निकालने को बोला गया है, वॉल्यूम तो सबका सेम होगा, और डेल्टा एन जी बराबर यहाँ 0 है, तो केसी निकालो, केपी निकालो, के निकालो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हो जाएगा 0.099 का स्क्वायर अपॉन में 0.141 का स्क्वायर, कर लेना इसको पूरा तामझाम। तुम सोचो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, लेकिन x निकालने के लिए जो हमने जर्नी ट्रैवल की, ये कितनी बड़ी थी। अब अगर तुम इसी सेम क्वेश्चन को जरा ना थोड़ा सा गूगल सर्च करना, इसमें तुम्हें कम से कम इसके 4 या 5 सॉल्यूशंस मेरे हिसाब से मिल जाएंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके। बट मेरा तरीका फिक्स है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन से आप क्या क्या काम कर सकते हो को निकालते चलो। जैसे सबसे पहले मेरे पास NaOH का कंसंट्रेशन पता था, ml पता था, तो मैंने NaOH के कितने मोल से मैंने ये पता कर लिया, रिएक्शन उनके बीच में लिख ली। फिर मैंने ये देखा कि उनमें से अगर रिएक्शन हो रही है मतलब कोई ना कोई LR और ER तो होगा, LR और ER को हमने डिसाइड किया। अगर कोई ER है मतलब वो बचा ज़रूर होगा, अगर वो बचा होगा तो कितना बचा होगा, कैसे निकालेंगे। मोल कंसेप्ट से तो हम रिएक्टेड निकाल सकते हैं, तो हमने रिएक्टेड निकाला, फिर हमने बचा हुआ भी निकाल लिया। मेरा फोकस बचे हुए पे क्यों था, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि बचे हुए को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के लिए लेकर जा रहे हैं। ठीक है, बचे हुए वाले को हम HCl के साथ न्यूट्रलाइजेशन के लिए लेके जा रहे हैं, इसीलिए मेरा फोकस बचे वाले के पास था। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी का दी एंड हुआ और यहाँ से नई स्टोरी की शुरुआत हुई। N1V1 इक्वल टू N2V2, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, अब इसमें कई लोगों को डाउट आ रहा होगा कि आपने मोलैरिटी की वैल्यू 1.5 क्यों नहीं पुट की, NaOH की तो मोलैरिटी दी हुई है। मैंने इसीलिए पुट नहीं की क्योंकि वो मोलैरिटी तब दी थी जब मेरा NaOH SO3 को एब्जॉर्ब करने का था। अगर मेरे NaOH ने SO3 को एब्जॉर्ब कर लिया मतलब कुछ ना कुछ तो मोलैरिटी में डिक्रीज आया होगा ना, सो देयरफॉर मैंने वहाँ पे 1.5 नहीं लिया। और अब क्योंकि ये 25 ml हमने लिया है तो ये आपका पूरा काम x की वैल्यू निकली और सारा हम लोगों के पास चीज़ें कैसा एकदम सामने निकल कर आ गई हैं। ख़त्म। चीज़ें आपको एक बार देखने में हो सकता है कठिन लगे कि अरे यार ये तो कितना कठिन सवाल है, कठिन बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को अगर पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए चलोगे तो कठिन कुछ भी नहीं रहता है। चलो एक और करते हैं हम लोग यहाँ पे ये वाले में। जैसे मैंने अभी ऊपर इससे पहले जो वीडियो डाला उसमें मैंने बताया था कि लोगों से इस रिएक्शन के केसी को या केपी को लिखने में, वैसे केपी तो इस रिएक्शन के लिए लिखा नहीं जाता है, लिखने में लोगों से गलती हो जाती है, वो गलती मत करना बस। ये हो जाएगा CH3COO, यहाँ पे आएगा C2H5 और यहाँ पे आएगा H2O। आपको दिया हुआ है गिवन में 0.3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, ये दिया हुआ है, वॉज मिक्स विथ 0.5 मोल्स ऑफ इथेनॉल, यानी कि आपको ये दिया हुआ है, एंड अलाउड टू रिएक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद एक मिनट, कुछ नहीं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे कोई ना कुछ मिक्सचर बना होगा। मिक्सचर मतलब रिएक्टेंट होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों के पास प्रोडक्ट होगा। तो जो आपका इक्विलिब्रियम का मिक्सचर है उस मिक्सचर को 1 मोलर का BaOH होल ट्वाइस 2 का सोल्यूशन लगता है, क्या काम करने के लिए, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ध्यान से सुनना, फॉर क्या करने के लिए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब अगर ये वर्ड आया न्यूट्रलाइजेशन तो यानी कि समझ लो जो मैंने फॉर्मूला ऊपर यूज़ किया था वो आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है। आपको इसका केसी कैलकुलेट करना है, शांति एकदम। पहले तो समझते हैं हमारे पास गिवन क्या है, हम क्या लिख क्या कह सकते हैं। तो हमारे पास गिवन के नाम पर मात्र एक ठोक हमारे पास रिएक्शन है, वो हमने लिख दी। ये लो, ये मैंने यहाँ, मैं पूरा उसका फॉर्मूला नहीं लिखती, मैं लिख देती हूँ एस्टर और यहाँ पे H2। ये एट T इक्वल टू 0 पर ये मेरे पास 0.3 है, ये मेरे पास 0.5 है, ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास 0 है। समझ रहे हो? अच्छा, अब जब तुम इक्विलिब्रियम पे पहुंचोगे तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ही होगा। मुझे नहीं पता कितना कम हो रहा है, मैं उसको लिख देती हूँ 0.3 माइनस ऑफ x, 0.5 माइनस ऑफ x, और एस्टर का ये x और ये x बराबर है। H2O को हम इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 2 बार बता चुकी हूँ, तीसरी बार नहीं बताने वाली।
द इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिक्वायर्ड, अब जो इक्विलिब्रियम पे मिक्सचर बना उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए इतना ml लगेगा। थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट भी रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट भी रहेगा। न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, 10वीं में आपने पढ़ा है, इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एग्जैक्टली। और BaOH होल ट्वाइस 2 इस क्वेश्चन में एज अ बेस बिहेव कर रहा है। मतलब अगर ये न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है तो ज़रूर ये एक एसिड के साथ कर रहा होगा। अब H2O इज नॉट अ एसिड, एस्टर इज नॉट अ एसिड, C2H5OH is an alcohol, so definitely your acid is CH3COOH, CH3COOH। तो ये BaOH होल ट्वाइस 2 की जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है, CH3COOH के साथ हो रही है। ठीक है, किसके साथ हो रही है, CH3COOH के साथ। करते हैं, क्या है कंसेप्ट, Na इंटू Va, मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस। नॉर्मेलिटी में हम काम नहीं कर सकते, हमारे पास दिया नहीं है, हमें मोलैरिटी दिया है, तो मोलैरिटी ऑफ एसिड इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ बेस इंटू में वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस इंटू में आपका वॉल्यूम ऑफ बेस। अब बताओ मोलैरिटी ऑफ एसिड क्या दी हुई है, नहीं दिया, एसिड की मोलैरिटी नहीं दी, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड, वैसे तो आप लोगों का ये क्या नाम है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है जो कंप्लीटली डिसोशिएट तो नहीं हो सकता, बट मान के चलते हैं 100% डिसोशिएशन उसका हो रहा है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू उसका वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम दिया है क्या, ना वॉल्यूम भी नहीं दिया, उसको तो कुछ भी नहीं दिया यार, फिर क्या करेंगे, देखते हैं आगे क्या करते हैं। V ऑफ A भी नहीं दिया। अच्छा, अब आपको मोलैरिटी ऑफ बेस क्या ये दी हुई है, हाँ ये दिया है क्या, हाँ 1 मोलर ये दिया है। वैलेंसी फैक्टर 2, BaOH होल ट्वाइस 2 है ना, दो OH प्रोड्यूस करेगा पानी में जाने के बाद। अच्छा 60 ml, तो ये आपको दिया है 60 ml। अब देखो यहाँ से मोलैरिटी ऑफ A इंटू वॉल्यूम ऑफ A इक्वल टू आपके पास आ गया 120। थोड़ा सा सुनो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, 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 मोल्स होता है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स होता है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स होता है। तो कैन आई रिप्लेस दिस मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम द मल्टीप्लीकेशन विद द वर्ड मोल्स, मोल्स ऑफ एसिड। बट कौन सा एसिड, रिएक्टेड एसिड कि अनरिएक्टेड एसिड, तो कॉमन सेंस है, रिएक्टेड एसिड थोड़ी ना न्यूट्रलाइजेशन करेगा, जो बच गया, जो C2H5OH के साथ रिएक्ट नहीं कर पाया, वही तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए भेजा जा रहा है। तो अनरिएक्टेड मोल्स, अनरिएक्टेड मोल्स याद रखना, अनरिएक्टेड, रिएक्टेड है कि अनरिएक्टेड है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अनरिएक्टेड मोल्स बोलना चाहिए कि मिली मोल्स बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए मिली मोल्स। क्यों बोलना चाहिए मैडम मिली मोल्स, क्योंकि आपने जो राइट हैंड साइड में पुट किया है 60, वो 60 ml है। अगर लीटर होता तो इसका मतलब मोल्स होते, अगर वो लीटर नहीं है इसका मतलब वो मिली मोल्स है। तो आपके क्या नाम है, एसिड के 120 मिली मोल्स अनरिएक्टेड है। क्या है, अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड का मतलब बचे हुए, क्या है इसका मतलब, बचे हुए, बचे हुए। अच्छा, अगर कोई मुझे क्वांटिटी मिली मोल्स में दी है, क्या मैं मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती, क्या हम लोग मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट। कैसे, बहुत ही सिंपल है, आप उसको 1000 से डिवाइड कर दो, है ना, 1000 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं पूछूं कि अनरिएक्टेड, आपके अनरिएक्टेड मोल्स, ठीक है, किसके, एसिड के कितने हो जाएंगे, तो यू विल से 120 डिवाइड बाय 1000 बराबर है 0 0 कट गया, सो इट विल बी 6/50, दैट विल बी 3/25। इतने मोल्स आपके एसिड के अनरिएक्टेड है, इतने मोल्स अनरिएक्टेड थे मतलब, ठीक है, इतने मोल्स अनरिएक्टेड थे। और जो अनरिएक्टेड होते हैं वही तो इक्विलिब्रियम पे बचे हुए होते हैं, है ना, दैट इज एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ एसिड आपको कितना है,
3/25 है। कितना है? 3/25 है। कितना है? 3/25 है। 3/25 को अगर तुम पॉइंट में कैलकुलेट करो दैट विल बी 0.12, यानी कि इक्विलिब्रियम पे एसिड के इतने मोल्स थे। बट अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे तो एसिड के 0.3x होने चाहिए, है ना? तो अब रहे 0.3 माइनस एक्स रहे, बट हमारी कैलकुलेशन तो कहती है कि 0.12 आएगा। सो डोंट यू थिंक कि x की वैल्यू 0.42 होगी? डोंट यू थिंक कि x की वैल्यू 0.42 होगी? हाँ, x की वैल्यू क्या होगी? 0.42 होगी। तुम्हें अभी तक मेरे हिसाब से लास्ट का इलस्ट्रेशन से इतना तो समझ में आना चाहिए कि मेरा पूरा फोकस x निकालने पर है, क्योंकि वंस यू हैव कैलकुलेटेड x नथिंग इज लेफ्ट। हाउ? k इक्विलिब्रियम लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे k इक्विलिब्रियम? आपको रिएक्शन दिया हुआ है, आपको रिएक्शन दिया हुआ है एसिड प्लस अल्कोहल, इक्विलिब्रियम का साइन एस्टर प्लस वाटर। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम आपके पास मोल्स कितने हैं? 0.3 माइनस एक्स, 0.3 माइनस एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट, तो इससे आपको इक्विलिब्रियम पे एसिड के कितने मोल्स हैं? 0.12। यहाँ पे आपको अल्कोहल्स के मोल्स पता चल जाएंगे, वो कितने हैं? 0.32। ये वगैरह वगैरह जो भी है वो लिख लेना, और उसके बाद अपना के इक्विलिब्रियम की वैल्यू डालने का, आंसर निकालने का। देखना, हो सकता है यार मेरे से बीच में कोई कैलकुलेशन एरर हो गई हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा हमेशा सही से ही आएगा, कहीं पे भी मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो उस चीज़ को एक बार देख लेना। अगर मैंने कहीं बीच में कोई अनाप शनाप मिस्टेक कर दी है नींद में, तो मे बी वो गलत होगी, तो उसको ठीक कर लोगे। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन एरर समझ जाना कि वो ठीक की जा सकती है, बट कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए। ठीक है, कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए कि किया क्या जा रहा है, क्यों N1V1 लगाया जा रहा है। N1V1 लगाने से जो चीज़ मिल रही है वो क्या है, और उस मिली हुई चीज़ का अर्थ क्या है, उसकी फील क्या है। अगर वही नहीं समझ में आएगा तो क्या। अभी क्लास क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 देख के इसको अभी ओवर करते हैं। आज के लिए इतने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। हम लोग रोज़ 5-5 6-6 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, है ना? अच्छा, तो अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन लेने का सोच रहे थे हम। रुको, चलो ये करते हैं। आपको एक रिएक्शन दी गई है, NO2 है, उसमें आपने NO को डाला तो आपको मिलता है N2O प्लस O2। इस रिएक्शन का Kc आपको 0.914 दिया है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ, ठीक है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ NO2 एंड NO बी प्लेस्ड। आप लोगों के पास NO2 और NO के कितने मोल्स रखे जाने चाहिए 5 लीटर के कंटेनर में। ठीक है, कंटेनर में टू हैव इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ताकि आपकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन N2O की कितनी होनी चाहिए? 0.05 मोलर। बहुत ही सिंपल सवाल, कुछ भी मत करो, रिएक्शन उठाओ। आपको नहीं पता कि N2O और NO के मोल्स कितने लिए हैं, बट उसने क्या बोल दिया गया है? अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, इन दोनों के जो मोल्स हैं वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल नहीं लेता तो आप एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल वाली कंडीशन में फंस जाते हैं, है ना? तो अगर मैंने इसके A मोल्स ले लिए, इसके A मोल्स, तो इसके 0, इसके 0, ये कहाँ की बात हो गई? T=0। अब मैं पहुंच गई हूँ T= इक्विलिब्रियम पे। इसमें से A माइनस एक्स, इसमें से A माइनस एक्स, यहाँ पे x, यहाँ पे x। समझ में आ रही है बात? ओके। मैंने तुम लोगों से इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन फाइंड करने को कही, तो इक्विलिब्रियम पे तुमने कंसंट्रेशन फाइंड करने के नाम पे मुझे बोला वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, और वॉल्यूम बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5 लीटर। तो ये 5 से डिवाइड, A माइनस एक्स डिवाइड बाई 5, एक्स डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे x डिवाइड बाई 5 बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को? अब ध्यान से सुनना है। आपको क्या दिया हुआ है? इक्विलिब्रियम पर N2O की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.05 मोलर। ठीक है, यानी कि N2O की
N2O मतलब हाँ N2O की, यानी कि ये जो x/5 है, ठीक है, ये x/5 आपको कितना दिया है, 0.05 के बराबर दिया है, ठीक है, किसके बराबर दिया है, 0.05 के। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, 5 5 ज़ा सिंपली 25 और तो कुछ भी नहीं, तो यह हो गया 25 और 2 नंबर पर पॉइंट यानी कि 0.25। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई मुझे, अच्छा मिल गई। अच्छा अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को कहा गया है, ये मोल्स बताइए, मोल्स ए। अभी ए कैसे निकालें, तो कोई दूसरी इक्वेशन भी बनाई जा सकती है, केसी से भी तो इक्वेशन बनाई जा सकती है। इस क्वेश्चन का केसी क्या होगा, इस क्वेश्चन का केसी होगा मोल्स ऑफ केसी नहीं लिखता, अच्छा केसी दिया हुआ है ना, तो चलो केसी लिखते हैं फिर। वैसे इस रिएक्शन का तुम देखो डेल्टा एन जी 0 है, तो केसी लिखो कि के एन लिखो, दोनों ही बराबर है, तो के एन लिखते हैं। इक्विलिब्रियम पे इन दोनों के मोल्स x और x है, तो ये हो जाएगा x² अपॉन में इन दोनों के मोल्स कितने हैं, a-x, तो ये आ जाएगा a-x का होल स्क्वायर। अब आपको यही केसी की आपको वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.914। x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, अभी हमने निकाली 0.25 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका a-x यानी कि a-0.25 का स्क्वायर। ये देखो ये बन गया हमारे पास महाकांड, गंदा वाला, बहुत गंदी इक्वेशन बन गई है। अब इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तुम चाहे इसका क्वाड्रेटिक बनाओ, कुछ भी बनाओ, यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई मतलब आपको क्या मिल गए, इनिशियल मोल्स मिल गए, ठीक है, इनिशियल मोल्स मिल गए, ख़त्म हो गई बात, सिंपल था, ठीक है। तो इस तरीके से वर्कआउट करके देखना कैसा गया है काम। सवाल हो सकता है तुम्हें कठिन लग रहे हो, लगेंगे भी, क्योंकि मैं इजी सवाल ले नहीं रही हूँ। इजी सवाल लेके तुम्हें खुश किया जा सकता है, बट कोई मतलब नहीं है ना इजी सवाल ले लेकर आपको खुश करने का, बराबर। अच्छा कल हम लोग थोड़े बहुत और न्यूमेरिकल्स लेंगे 5-6, और कल न्यूमेरिकल्स लेने के साथ साथ हम लोग एक नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे कि यदि आप लोगों के पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% ना हो, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ये चीज़ इतना परसेंट टूटी, ये चीज़ उतना परसेंट टूटी, तो फिर उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखो मेरे पास बहुत है तुम्हें प्रैक्टिस कराने के लिए, जो कि मैं डेली 5 to 6 न्यूमेरिकल्स कराती भी जाऊंगी, क्योंकि साइड बाय साइड आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए, आपको समझ में भी आए कि इतने सारे न्यूमेरिकल्स करके एक एक न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप का है, तुमको कैसे एनकाउंटर करना है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग फिर चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग खुला रखना है, ठीक है, सिर्फ दिमाग, ठीक है। चलो फिर इसको अभी आज के लिए ओवर करते हैं।